हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो गाइस, हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोल्यूशन। फर्स्ट चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, सॉलिड स्टेट। उसका वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सो गाइस, सोल्यूशन आप नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हो कि सोल्यूशन क्या होते हैं। तो solution, it is a homogeneous mixture of two or more substances in same or different physical phases। अब यहाँ पे एक टर्म यूज किया है मैंने, होमोजेनियस मिक्सचर। अब आपको पता था कि मिक्सचर दो टाइप के होते थे हमारे पास, होमोजेनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर कौन से होते थे? जो विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। और हिट्रोजीनियस, जिनका कंपोजिशन क्या होता था हमारे पास, which do not have uniform composition and which can be separated। आप एग्जांपल ले सकते थे होमोजीनियस में, आपके पास शुगर प्लस वाटर का, ये किस में आएगा? होमोजीनियस में। अगर आप सैंड प्लस वाटर का एग्जांपल लेते हो, ये किस में आएगा? हेटेरोजीनियस में। अब देखो, सैंड और वाटर को आप सेपरेट कर सकते हो, शुगर और वाटर को आप सेपरेट नहीं कर सकते, और इसका हमेशा कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है। ठीक है, तो ये आपको होमोजीनियस में आएगा और सैंड और वाटर का हिट्रोजीनियस में आ जाता है। अब उसके बाद टर्म यूज किया था मैंने, सेम और डिफरेंट फिजिकल फेज। अब वहाँ पे जो आप सबस्टांसेस ले रहे हो सोल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट है, अब वो फेजेस क्या हो सकती हैं? दोनों सबस्टांस सॉलिड भी हो सकते हैं। जी हाँ, दोनों, एक सबस्टांस सॉलिड हो सकता है, दूसरा लिक्विड हो सकता है, या एक सबस्टांस सॉलिड हो सकता है, द सेकेंड गैस हो सकता है। अब देखो, जो सब जिन सबस्टांसेस से सोल्यूशन बना होता है, ठीक है, जिन जिन सबस्टांसेस से सोल्यूशन फॉर्म्ड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। उसको क्या टर्म यूज कर रहे हैं हम? कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इस सोल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट इज नोन एज बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, अगर उसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। अगर उसमें तीन कंपोनेंट प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशंस। अगर उसमें चार कंपोनेंट प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अगर उसमें देखो तीन है, थ्री कंपोनेंट्स हैं, तो टर्नरी। अगर आपके पास चार कंपोनेंट्स हैं तो क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब देखो कंपोनेंट्स कौन क्या क्या प्रेजेंट होगा उसमें? एक तो सोल्यूट प्रेजेंट होगा और एक तो सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। तो ये तो आपने ऑलरेडी, आपको पता है, नाइन्थ में पढ़ा था कि जो जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं, और जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, solvent is the component which is present in large quantity while the other component present in small quantity is known as your solute। पता लग गया बेटा जी कि सोल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन क्या है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या है, और सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन। अब देखो क्लासिफिकेशन, अगर इसको क्लासीफाई करेंगे सॉलिड सोल्यूशन में, लिक्विड सोल्यूशन में और गैसीय सोल्यूशन में। अब सॉलिड सोल्यूशन और गैसीय सोल्यूशन और लिक्विड सोल्यूशन को फर्दर क्लासीफाई करते हैं हम थ्री टाइप्स में। अब वो डिपेंड करता है उसमें सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। फर्स्ट हम गैसेस ले लेते हैं। अगर हमारे पास गैसेस क्या है, अगर आपके पास गैसेस क्या है, अगर आपके पास सोल्यूट क्या है, गैस है, और सॉल्वेंट भी क्या है, गैस है, मीन दोनों गैसेस हैं, तो एग्जाम्पल आपके पास मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर आपके पास सोल्यूट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट क्या है, गैस लेते हो, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म को जो मिक्स करते हो नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म क्या एक्ट करेगा? सोल्यूट। और जो आपका नाइट्रोजन गैस है वो एक्ट कर जाएगी सॉल्वेंट। अगर आपके पास सॉल्वेंट क्या है, गैस है, सोल्यूट क्या है, सॉलिड है, तो एग्जांपल क्या हो गया? कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, कैम्फर क्या होता है? सॉलिड होता है, और नाइट्रोजन गैस तो आपको पता है वो गैस फॉर्म में रहेगी। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? तीनों केसेस में गैस है, और सोल्यूट आपका वेरी कर रहा है। सेकंड, आप लिक्विड सोल्यूशन ले लेते हो। लिक्विड सोल्यूशन में सॉल्वेंट सेम रहेगा, सॉल्वेंट आपका लिक्विड रहेगा, तीनों केसेस में लिक्विड रहेगा, लेकिन आपका सोल्यूट वेरी कर जाएगा। अगर आप सोल्यूट क्या लेते हो, गैस लेते हो, तो एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अगर आप सोल्यूट लिक्विड लेते हो तो इथनॉल डिजॉल्व इन वाटर। अगर आप सॉलिड लेते हो सोल्यूट, तो ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। सिमिलरली आप सॉलिड सोल्यूशंस ले लो। सॉलिड सोल्यूशन में क्या आ जाएगा? आपका सॉल्वेंट क्या होगा?
सॉलिड होगा, और आपका सल्यूट वेरी कर जाएगा। अगर सल्यूट गैस है तो एग्जांपल क्या होगी, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। अगर आपके पास सल्यूट लिक्विड है तो अमेलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम। अगर आपके पास सल्यूट क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड है, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। तो हम कॉपर को अगर डिसॉल्व करें गोल्ड में तो ये क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, एलॉय का। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स हो गए सोल्यूशन। अब फर्दर दो टाइप्स में हम क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, एक्वस सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है बेटा जी, एक हमारे पास एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, और एक हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। अब एक्वस सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होंगे, जिसमें सॉल्वेंट अदर देन वाटर होगा, जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। जब आपके पास बेंजीन, वो क्या हो जाएंगे, सारे नॉन एक्वस सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है अमाउंट। सल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट आपका डिसॉल्व किया जा रहा है सॉल्वेंट में, उसके बेसिस में हम सोल्यूशन को क्लासीफाई कर देते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद क्या क्या आ जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, और आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो आपको पता है, इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व फर्दर एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जांपल ले सकते हो आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वाटर और शुगर का। अब स्टार्टिंग में क्या करते हो, आप शुगर को डिसॉल्व करते हो वाटर में, तो क्या होता है, शुगर डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद आपका शुगर वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो वो क्या हो जाते हैं आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, in which more solute can be dissolved without raising temperature is called unsaturated solutions। इसी तरह सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ये सिमिलर होते हैं सैचुरेटेड के, लेकिन क्या होता है, जब आप शुगर जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो पहले तो वो डिसॉल्व हो गई थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन जब हम उस सोल्यूशन को हीट करते हैं तो वो शुगर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। उस टाइम हम उसको क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। पता लग गया कि सोल्यूशंस की टाइप्स क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपका प्रेजेंट है सोल्यूशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपका वहाँ पे सोल्यूशन में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, डाइल्यूट सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशंस कौन से हो जाएंगे, जिसमें सल्यूट का जो क्वांटिटी होगा वो वेरी स्मॉल होगा, काफ़ी ज़्यादा कम क्वांटिटी में जो सल्यूट प्रेजेंट होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होंगे, जहाँ पे हमारा क्वांटिटी ऑफ सल्यूट का क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ अ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने में। फर्स्ट आ गया हमारे पास परसेंटेज बाय वेट। ठीक है, अब परसेंटेज बाय वेट, अब परसेंटेज तो आपको ऑलरेडी भी पता है कि परसेंटेज क्या होता है, 100 पार्ट। ठीक है, अगर किसी चीज़ का हम 100th पार्ट फाइंड करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, परसेंटेज। तो परसेंटेज बाय वेट में अगर डिफाइन करना है तो हम उसको क्या करें, क्या कहेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। क्या करेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट लिया, उसको डिवाइड कर दिया वेट ऑफ सोल्यूशन से, और परसेंटेज निकालें तो मल्टीप्लाई बाय 100। पता लग गया परसेंटेज बाय वेट। तो ये आपके पास डेफिनेशन हो गया, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इट इज नोन एज योर परसेंटेज बाय वेट। अब इसी तरह अगर हमारे पास क्या है, अगर परसेंटेज बाय वॉल्यूम फाइंड करना है तो ऊपर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के हिसाब से फाइंड करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब ऊपर क्या ले लिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, नीचे आ गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। अगर परसेंटेज बाय मास फाइंड करना तो ऊपर क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वो परसेंटेज बाय मास फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म आ गई मोल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा जी, देखो मोल फ्रैक्शन हमारे पास कैसे हम फाइंड करेंगे।
मोल फ्रैक्शन को अगर डिफाइन करना है तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। अगर आपके पास कोई, ये हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, ये आपके पास कोई सोल्यूशन इसमें प्रेजेंट है। अब सोल्यूशन में आपको पता था क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो सल्यूट प्रेजेंट होता है, सल्यूट के हम नंबर ऑफ मोल्स डोनेट करते हैं n(b) से, और एक क्या प्रेजेंट होता था, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल्स को हम डिफरेंट करते हैं n(b) से, सल्यूट के डिपेंड को डिनोट करते हैं n(a) से। अब मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल कंपोनेंट। ये हमारे पास रेशियो, अगर सल्यूट का फाइन करना है तो सल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे उसमें, टोटल सल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, सल्यूट का क्या था n(a) और सॉल्वेंट का क्या था n(b)। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन किसका फाइन करना है, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट ऊपर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट n(b) डिवाइडेड बाय n(a) प्लस n(b). अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन में पीपीएम, पीपीएम मीन जब यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट ऑफ सल्यूट होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम होगा, मीन जो सल्यूट का अमाउंट होगा काफ़ी ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है। तो इसको अगर डिफाइन करना तो किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन। इट इज़ वाइडली यूज व्हेन अ सल्यूट प्रेजेंट इन वेरी ट्रेस क्वांटिटीज। अब यहाँ अगर परसेंटेज में हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन में फाइंड करना, तो काफ़ी ज़्यादा कम क्वांटिटी में, तो हम 10⁻6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन। अगर आपको टर्म फाइंड करनी है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी क्या होती है, इट इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये आपके पास नंबर ऑफ एम, मोलैरिटी को डोनेट करते हैं एम से, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट फाइंड करते थे, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या किसके बराबर होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ योर सल्यूट। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। अब यहाँ पे क्या था, ऊपर लीटर में था, तो नीचे हम वॉल्यूम किस में ले रहे हैं, मिलीलीटर में ले रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो जो मोलैरिटी है वो वेरीज कर जाती है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि अगर वो किस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है मोलैरिटी। अब वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। इसका यूनिट क्या हो गया, ग्राम मोल पर लीटर। तो ये आपका मोलैरिटी हो गया। अगर आप डिफाइन करना चाहते हो मोलैरिटी, तो मोलैरिटी में क्या होता था हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैरिटी में भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब ऊपर से क्या आना था, जैसे मोलैरिटी था ना, हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ, मोलैरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ये ना, उसमें क्या होता, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय पर केजी, वहाँ पे क्या था, लीटर था, यहाँ पे पर केजी है। अब नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको बता दी, यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको बताया था कि किसके बराबर था, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल ऑफ सल्यूट। ये हमने नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब वहाँ पे क्या था, यहाँ पे केजी में था, अगर ग्राम में लेना तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम तो है नहीं है, तो ये तो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा मोलैरिटी। तो इसका यूनिट क्या है, ग्राम मोलर पर केजी। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। हम नॉर्मेलिटी को अगर डिफाइन करना तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में ले रहे हैं। जब लीटर में ले रहे हैं तो नो नीड ऑफ मल्टीप्लाई विद 1000। जब हम मिली लीटर में लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अब नंबर ऑफ जो ग्राम इक्विवेलेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है वो मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब ये आपने सारी टर्म्स 11th में भी पढ़ा हुआ है, 11th के फर्स्ट चैप्टर में ये सारी टर्म्स हैं, इक्विवेलेंट वेट किस तरह फाइंड करते हैं,
मोलैरिटी क्या होते हैं, मोलैलिटी क्या होते हैं, नॉर्मलिटी क्या होता है। अब देखो इक्विवेलेंट वेट अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास अगर फाइंड करना है, अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है तो उसमें क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ये आपके पास इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट होता है। अगर एसिड का फाइंड करना है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ द एसिड। अब बेसिसिटी क्या होता है, इट इज अ नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आइंस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। इसी तरह अगर बेस का फाइंड करना है इक्विवेलेंट मास तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ द बेस। एसिडिटी ऑफ द बेस क्या होगा, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आइंस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। इसी तरह इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट अगर फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम्स। अगर आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन फाइंड करना है तो वो क्या किसके बराबर होगा, फार्मूला मास ऑफ द आयन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द आयन। अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का फाइंड करना है वो किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड और एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस। ये आपके पास इक्विवेलेंट मास हो गया। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे ना तब आपको और अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होती है, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स, इट इज अ नंबर ऑफ फार्मूला वेट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। और इसको ये भी कह सकते हैं मोल्स ऑफ सबस्टेंस एडेड टू द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर हम मिलीलीटर में लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 1000 से, ठीक है। सो गाइस ये आपका कुछ टर्म्स थी, सोल्यूशन था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, सोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़े और सोल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सोल्यूट प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स पढ़े हमने, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, गैसीय सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, नॉन एक्वस सोल्यूशन। उसके बाद हमने कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स पढ़ी। अब कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या क्या पढ़ा, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है। ये सारी हमने टर्म्स अभी कंप्लीट कर दी। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट सम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे और कुछ नेक्स्ट टॉपिक आपके पास सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। सो गुड बाय।